नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम मिनिस्ट्री स्टेट पीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद पांडे। सिद्धि टेस्ट सीरीज़ के तहत जो भी आपके इवैल्यूएशन इस समय चल रहे हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के हो, वो सारे क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं थ्रू सिद्धि टेस्ट सीरीज़। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको सिद्धि की जो टेस्ट सीरीज़ हो रही है, जो टेस्ट हम कंडक्ट करवा रहे हैं, उसके भी क्वेश्चंस आंसर्स के डिस्कशन चल रहे हैं। ठीक है, आपको सारी क्लासेस मिल रही हैं जूही मैम के द्वारा। और अब अभी जो रिसेंटली आपका सीसैट का पेपर हुआ और आने वाला जो पेपर है वो भी सीसैट है, उसके बाद आपके दो जो है फुल लेंथ के टेस्ट होंगे, उनकी भी आपको सीरीज़ वाइज चीज़ें मिल जाएंगी। हालांकि आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सिद्धि टेस्ट सीरीज़ के बारे में अगर आप पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो जान लीजिए सिद्धि टेस्ट सीरीज़ जो है हमने यूपी पीसीएस को टारगेट करते हुए जो है बनाई थी, जिसमें आपको टोटल 10 टेस्ट हमने इंक्लूड किए थे। जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये 10 टेस्ट जो हैं आपके, ये हमने इस तरीके से बांटे हुए थे कि 6 आपके जीएस के ऑप्शन जो है सेक्शनल टेस्ट होंगे, यानी कि खंडवार आपको अनुभागीय टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें तो फुल सिलेबस के आपको जो है 2 सीसैट के टेस्ट, इसके साथ साथ फुल लेंथ के 2 जो है आपको फुल टेस्ट मिलेंगे। टोटल ये आपके 6 + 2 + 2 4, यानी कि 10 टेस्ट हो गए आपके। इस 10 टेस्ट के बाद आप जो है 12 तारीख को आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम में बैठेंगे, यूपी पीएससी जिसे आप कहते हो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे वो इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ध्यान रखिएगा, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में हम गलती कर जाते हैं, है ना। आते हुए क्वेश्चंस में गलती करने का मतलब आप समझिए कि जब आते हुए क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, विच मीन्स कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन चैप्टर 1 के मैंने लिए हैं, ताकि आपको कई बार ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपने चीज़ों को सही तरीके से समझा है, तो ये कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि क्या है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। याद रखिएगा, जब भी टेस्ट आप देने जाएं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, नॉट, हमेशा ध्यान रखिएगा नॉट। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो क्वेश्चंस को सही तरीके से आप आंसर करिएगा। एक बार क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़िएगा जरूर। कई बार हम गलती कर जाते हैं कि हमें नहीं, बाद में घर जाके जब पेपर देखते हैं तो पता चलता है अरे यार इसमें तो नहीं पूछा था, है ना। तो ये गलती मत करिए। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, यानी कि मेन फैक्टर नहीं हो सकता वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ऑप्शंस पे देखते हैं तो हमें यहाँ साफ दिख रहा है कि पूंजी का संचय और तकनीकी सुधार, यानी कि अगर हम अपने यहाँ टेक्नोलॉजी को लेकर के इनोवेशन कर रहे हैं, उसमें किसी तरीके का करेक्शन कर रहे हैं वो, और पूंजी का संचय, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि कैपिटल को रिजर्व करना और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, ये एक कारक नहीं हो सकता आर्थिक विकास का। देखने में भी लग रहा है कि बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट लग रहा है। ठीक है, अगला देखें तो जनसंख्या में परिवर्तन। अब परिवर्तन पॉजिटिव है नेगेटिव है, अकॉर्डिंग टू द जो है इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड हम उसको करके देख रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पॉपुलेशन कम है तो पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, इसलिए परिवर्तन बोला है, तो ये प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, विशेषीकृत क्रियाओं यानी गतिविधियों में श्रम का विभाजन, यानी कि लेबर जो है स्पेशलाइजेशन आपके यहाँ होनी चाहिए। और चौथा है तकनीकी विद और नौकरशाह। तो सिंपल सी चीज है, आपको अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये क्लियरली विजिबल हो रहा है, जो इन तीनों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो क्लियर ऑप्शन आपका डी हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तकनीकी विद और नौकरशाह, बेसिकली आपके फॉर्मेशन जो आप पॉलिसी को जो आप बना रहे हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन जो आप कर रहे हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन करना और उस तरीके से उसको करवाना और इनोवेशन में हाथ बटाना तकनीकी विद, और इसके साथ ही साथ नौकरशाह क्या करेगा, ब्यूरोक्रेसी आपकी काम करती है किसी पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन पर। तो ये दोनों एक्चुअली में देखा जाए तो प्रमुख नहीं बल्कि सहायक हो सकते हैं। ठीक है, सहायक हो सकते हैं, प्रमुख तो नहीं होंगे। बात समझ में आ गई। और हमसे पूछा क्या गया है, प्रमुख। ऐसे क्वेश्चंस कई बार हम बहुत ही बेसिक होते हैं लेकिन गलती कर जाते हैं। ठीक है, हालांकि यहां पर बहुत से लोग इसको ऐसे भी एलिमिनेट करेंगे कि ये तीनों आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज और उन सबको रेगुलेट करने के लिए और डायरेक्टली रिलेट करते हैं आर्थिक विकास से। यहाँ ये दो ऐसी चीजें हैं जो नहीं रिलेट करनी, तो भी आप कर ले जाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है।
हाँ, तो ये पहला प्रश्न है और यहाँ पर आप नंबरिंग मत ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चंस ऐसे ही पिक किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आते आते गलती कर जाते हैं लोग, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। अब आपको पढ़ना है कथन क्या कह रहा है। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020 से 30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया, पहला स्टेटमेंट है। कारण क्या कह रहा है, कारण ये बता रहा है क्योंकि एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना था। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके पास स्टेटमेंट है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ योजनाएं, कुछ कार्यक्रम सरकार के अगर याद होंगे तो चीजें कर ले जाएंगे आप। अब यहां पर अगर आप देखें तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसको एनआईपी के नाम से जाना जाता है, ये बेसिकली इसमें एक छोटा सा फैक्ट ट्विस्ट कर दिया गया, ठीक है। ये छोटा सा जो फैक्ट ट्विस्ट किया गया उसमें आप पहला कथन देखें तो राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा वर्ष 2000, बस वर्ष को टारगेट करिए। और यहां पर जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कारण जो है वो एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत प्रोवाइड करना है, बिल्कुल सही। क्योंकि एनआईपी के बारे में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि 2020 में, जैसा कि अगर आप देखें तो यहां पर भी क्लियरली मेंशन है, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं, यहीं से आप देख लीजिए। भारतीय अवसंरचना पाइपलाइन का गठन का कार्यदल अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 29 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों को, यहां से ध्यान दीजिएगा, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध करवाना है, ठीक है। सो हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना, कि जो भी सुविधाएं हैं, चाहे रोड है, बिल्डिंग्स हैं, डैम्स हैं, ब्रिज हैं, सब कुछ चीजों की बात करें तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जो वैश्विक स्तर के प्रमाप के तरीके से किए जा रहे हों। यहां पर अगर आप देखेंगे तो कार्यदल का पेश की गई अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 25, और यहां पर क्लियरली 2020 से 30 दे रखा है। छोटा सा ट्विस्ट किया तो आपको समझ में आ गया। तो बिटवीन द लाइंस, लाइनों के बीच में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आने लगता है, ठीक है। लेकिन जो यहां पर स्टेटमेंट है कारण, वो सही कह रहा है, क्योंकि कारण कहता है कि ऐसी जो है भौतिक जो है बुनियादी सुविधाएं ऐसी स्तर की जो है प्रदान की जाएं जो वैश्विक जो है स्टैंडर्ड को मीट करती हूं। तो ऐसी सारी चीजें तो हमें दिख रही हैं, तो यहां पर करेक्टली आंसर आपका डी हो जाता है कि कथन एक गलत है और आर जो है वो सत्य है। यहीं अगर ये चीज दे रखी होती कि 2025 से 30, ठीक है, क्लियरली दे रखा होता तो भी आप क्या कहते, गलत है। लेकिन गलती से अगर कहीं मान लो, गलती क्या, अगर डायरेक्टली ये स्टेटमेंट होता 2020 से 25 तो क्लियरली क्या हो जाता कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं। हालांकि जब आप स्टेट पीसीएस की बात करते हैं तो फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसके साथ ही साथ डेटा वाइज एग्जैक्ट डेटा के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ठीक है। हम इस सीरीज में कवर कर लेंगे कुछ अलग से मैं जो है आप लोगों को योजनाओं के और उसके, हाँ खासकर मैं एक बार आप लोगों से बार बार रिपीट करूंगा, जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो इकोनॉमी में एक अलग ही सेगमेंट, हालांकि आपने पढ़ा होगा, है ना, स्टेट को भार देते हुए इस समय स्टेट पीसीएस, हर स्टेट पीसीएस जो है आयोग जो है अपने स्टेट को लेकर के थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश, जब भी आप पूरे जो है बजट पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आप सेपरेटली उत्तर प्रदेश का सारा डेटा ज़रूर पढ़ रहे होंगे, चाहे वो डेमोग्राफी को लेकर के हो, ठीक है, चाहे वो डेमोग्राफी को लेकर के हो डेटा, या फिर अगर बजट को लेकर के हो तो बजट भी आप ध्यान से पढ़ ही रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूं, क्योंकि कम समय में आपको बहुत सारा डेटा नहीं, लेकिन एक्चुअल कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो आप याद कर लेंगे, ठीक है। सारी रिपोर्ट्स आप पढ़ ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं से तो आपने इस चीज़ को वो किया ही होगा। रिपोर्ट के साथ साथ जितने भी इंडेक्स हैं स्टेट को लेकर के या नीति आयोग के इंडेक्स को लेकर के, उन इंडेक्स में इंडेक्स की रैंकिंग देख रहे होंगे आप, यूपी से रिलेटेड सारी योजनाएं पढ़ रहे होंगे, सारी योजना आपने देखी होंगी, यानी स्कीम्स आपने पढ़ी होगी, तो इन पे फोकस जरूर करिएगा, खासकर जब ऐसी चीज़ों की बात हो कि स्टेट में आप दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन। कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्संरचना क्यों करती हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप
कॉमर्स बैकग्राउंड या आपने इकोनॉमी सही तरीके से नहीं भी पढ़ी होगी तो आपको थोड़ा सा लगेगा ये पूछना क्या चाह रहा है। सिंपली ध्यान से देखिएगा, कंपनियां जो हैं प्रौद्योगिकी की मदद से यानी टेक्नोलॉजिकल जो है हेल्प से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्संरचना रीस्ट्रक्चर क्यों करती हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इस प्रश्न को ध्यान से समझना है, मैं एक बिजनेस चलाता हूँ, पारंपरिक व्यवस्थाओं के और पारंपरिक जो है टूल्स मैं इस्तेमाल करता हूँ। मुझे तकनीकी का प्रयोग करके अपने बिजनेस में इनोवेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों मुझे इनोवेशन करना चाहिए। ऐसे भी प्रश्न अगर आप पूछेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उपभोक्ता की मांग और अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं। हाँ, समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं, इनोवेशन होता है, वैसे वैसे डिमांड भी राइज हो रही है, लोगों की अपेक्षाएं अलग अलग हैं। कम लागत पर, लेकिन क्या इसका ये कारण हो सकता है कि कंपनियां इस वजह से ऐसा कर रही हैं। आगे स्टेटमेंट दूसरा देखते हैं, कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं की प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दरें तीव्र हो रही हैं। और चौथा कह रहा है ये सभी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जाहिर सी बात है डिमांड क्रिएट हो रही है। ठीक है, डिमांड आपकी बढ़ रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो डिमांड राइज हो रही है आजकल। ठीक है, और अपेक्षाएं जो हैं, एक्सपेक्टेशन जो हैं कस्टमर की, वो डिफरेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ये कहना होता है कि बाकी के सब्जेक्ट समझ में आते हैं, मुझे हिस्ट्री नहीं आती, क्या हिस्ट्री का केवल कोर्स ले सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे साइंस एंड टेक नहीं समझ में आता क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से या आर्ट बैकग्राउंड से था, तो मुझे साइंस एंड टेक का ही केवल कोर्स दे दीजिए, फाउंडेशन में से केवल अलग करके, है ना। ऐसी बहुत सारी इंक्वायरी हमारे पास भी आती है। तो चूंकि अपेक्षाएं जो हैं वो अलग अलग हैं, कम लागत पर अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, अपने उदाहरण में देखता हूं, अगर मान लीजिए कि मैं टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं और मैं इनोवेशन को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, कि मैं इनोवेशन भी नहीं करूंगा, मैं अपग्रेड नहीं करूंगा, तो आपको क्या लगता है कि मैं अगर पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनल तौर पर अगर अपनी सारी प्रैक्टिसेस कर रहा हूं तो मेरी कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ेगी। सो ये करता क्या है, अगर मैं टेक्नोलॉजी को लाऊंगा और चीजों को अच्छा करूंगा तो ये क्या होगा, उससे मेरी कॉस्ट कम होगी। और रिस्पेक्टिवली अगर मैं बात करूं तो प्रतिस्पर्धा, आज कौन सा प्रतिस्पर्धा इस समय देखा जाता है, तो क्या है भैया, कट थ्रॉट कंपटीशन है, गला काट प्रतिस्पर्धा है, कट थ्रॉट कंपटीशन है। और यही कारण है कि मैं इन चीजों का ध्यान रखूंगा कि भैया अगर मुझे कंपटीशन में बने रहना है, अपने कॉम्पिटिटर को आगे नहीं निकलने देना है, तो प्रौद्योगिकी का सहारा लेना ही पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं ऐसा करूंगा। तीसरा कह रहा है अर्थव्यवस्थाओं की विश्वव्यापी उदारीकरण। विश्वव्यापी उदारीकरण का मतलब आप आज देखिए हर देश उदारीकरण को लगभग एक्सेप्ट कर चुका है, सारे देश। अब जब आप उदारीकरण करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि जब आप नियमों और कानूनों को थोड़ा ढील प्रदान करेंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो आपको जरूरी है कि प्रौद्योगिकी ही एक ऐसा साधन है जो आपके रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को बढ़ाएगा, जिससे आपको प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो ये सभी इसके उत्तर होंगे। अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये आरएएस में, आरटीएस में पूछा गया, प्री का 2018 का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो मैंने आपके लिए रखा। अगला प्रश्न है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता होती है। जर्नली एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में इनमें से कौन सी विशेषता आपको देखने को मिलती है, एक एक करके पढ़ेंगे। प्रति व्यक्ति आय निम्न होना, यानी कि पर कैपिटा इनकम नीचे यानी कि निम्न होती है। पूंजी निर्माण की यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन जो है दर निम्न होती है। निम्न आश्रित अनुपात होता है, यानी कि लो डिपेंडेंसी रेशियो होता है, एलडीआर होता है, लो डिपेंडेंसी रेशियो, विच मींस कि मेरे ऊपर ज्यादा लोग डिपेंडेंट नहीं है, मेरी परिवार में एक अकेला मैं ऐसा नहीं हूं जो पूरे परिवार का बोझ लेकर के चल रहा हूं। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। दूसरी चीज, एक आर्थिक कारक के ऊपर, ठीक है, ज्यादा निर्भरता नहीं होती है, उसकी आय उसके लिए पर्याप्त है। और ऐसी कंडीशन तभी होती है जब आपके यहां रोजगार और इन सब चीजों का स्तर जो है बहुत अच्छा हो। तो यहां से ही क्लियर हिंट मिल गया, डिपेंडेंसी रेशियो को बोल रहा है कि लो होना चाहिए। तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल की शक्ति का होना,
तृतीयक क्षेत्र की बात कर रहा है, यानी कि हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर होता है, जिसको आप बेसिकली कृषि क्षेत्र और इसके साथ उत्पादन, है ना, विनिर्माण क्षेत्र और इसके साथ सेवा क्षेत्र बोल रहे हैं। ये कह रहा है सेवा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं होगी बल्कि मैन ज्यादा होंगे, कार्यबल की शक्ति का होना, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में कार्यबल बहुत ज्यादा काम कर रहा है। इज इट क्लियरली यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि तृतीय क्षेत्र में कार्यबल अगर अधिक है और अल्प विकसित के बारे में पूछा गया है। अब आपको क्लियरली मैसेज मिल चुका है, आपको पता है कि पीसीआई निम्न प्रति व्यक्ति आय होगी, पता है, हाँ ठीक है, तभी वो जो है अल्प विकसित की श्रेणी में आ रहे हैं। दूसरा, पूंजी निर्माण की दर जो है वो अधिक नहीं है। तो अब आपको क्लियरली दो मैसेज मिल गए साहब कि ये दोनों तो क्लियर हैं। ये तृतीय क्षेत्र में कार्यबल का अधिक होना मतलब जनसंख्या, तृतीय क्षेत्र जो है वो जनसंख्या को अधिक कंज्यूम करके बैठा हुआ है, यानी कि रिसोर्सेस जो है आपके उसमें तृतीय क्षेत्र में ज्यादा इन्वॉल्व हैं, वहां से इनकम ज्यादा जनरेट हो रही है, या फिर आपके यहाँ तृतीय क्षेत्र जो है आपकी जीडीपी या आपकी इकोनॉमी में ज्यादा योगदान कर रहा है, विच मीन्स कि आपकी इकोनॉमी जो है अल्प विकसित नहीं विकसित है। बात समझ में आ गई? तो ये क्लियरली है, स्टार्टिंग के दो ही आपको क्लियर मैसेज दे रहे हैं, ए ऑप्शन इज करेक्ट। यहां तक समझ में आ गया? तो आपको ध्यान से अगर क्वेश्चन को 1 मिनट पढ़ेंगे भी तो इसमें आपको बहुत इजीली अच्छे मार्क्स मिलते हैं। गलती बस इतनी होती है, हम जल्दी जल्दी में गलतियां कर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है, यानी कि इनमें से कौन सी विशेषता है। अभी हमने देखा अल्प विकसित, अब कह रहा है विकासशील अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत को क्यों देखा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे भी पूछा गया। अब कृषि मुख्य व्यवसाय है, ठीक है सर। प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी प्रोडक्टिविटी निम्न है यानी कम है। प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, बिल्कुल यहीं छोड़ दीजिए आप, मतलब आपको यहां दिया गया और उसके बाद ऑप्शन। अब ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान से समझो। कह रहा है कि आपके यहां लोग जो प्रोटीन ले रहे हैं, वो जो प्रोटीन है वो उच्च मात्रा में लोग ले रहे हैं, और प्रोटीन उच्च मात्रा में ले रहे हैं मतलब हिस्ट पुष्ट शारीरिक स्वास्थ्य उनका ठीक है। प्रोटीन लेने का मतलब प्रोटीन क्या है, बेसिकली ऐसी डाइट को फॉलो कर रहे हैं जो महंगी है। भाई जाहिर सी बात है प्रोटीन का सोर्स तो बहुत सारा है, लेकिन अगर आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन चाहिए तो आपके यहाँ कैलोरी जो है, जो आपके यहाँ प्रति व्यक्ति आय है, उससे जो आप कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो उससे आपको प्रोटीन उच्च मात्रा में मिल रही है। पर्याप्त मात्रा नहीं बोला, उच्च मिल रही है, विच मीन्स कि आप अपने यहाँ खाने पर ज्यादा खर्चा कर रहे हो, गरीबी आपके यहाँ कम है, कोई दिक्कत नहीं। इसका सीधा सीधा मानव पूंजी, यानी कि मानव पूंजी जो ह्यूमन कैपिटल होती है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है इसके साथ साथ बेसिक नेसेसिटीज यानी भोजन, ये सब चीजें देखी जा रही हैं। तो अब कह रहा है कि मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, तो अगर मैं ये ले रहा हूं तो निम्न गुणवत्ता तो हो नहीं सकती मेरे अंदर। क्लियर है मेरी बात? और कृषि मुख्य व्यवसाय है, हमने ऐसा अक्सर देखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, हमने आज तक जितने भी आंसर राइटिंग की है उसमें पहला लाइन ये लिखते थे, भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। विकासशील देशों में कृषि जो है मुख्य व्यवसाय के तौर पर देखा जाता है। तो अगर यहाँ आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल हो जा रहा है कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, 1, 2 एंड 3, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। दोनों रिलेटेड, इससे रिलेटेड, और ये जो है आपका, ये क्लियरली अपोजिट डायरेक्शन का पॉइंट लग रहा है। यहां से हमने एलिमिनेट किया, हमें आंसर मिल गया कि भैया डी है, 1, 2 एंड 3। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षण है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होना, विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब ध्यान रखिएगा, ये विकासशील अर्थव्यवस्था के लक्षणों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगार, निम्न प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक पिछड़ापन, तकनीकी पिछड़ापन, इसके साथ साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था होने पर, आयात पर निर्भरता तथा निरक्षरता। तो आपको बेसिकली ये सारी चीजें देखनी है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे कम काम किया गया होता है, इसलिए वहां पर प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से एक इंसान की प्रोडक्टिविटी, या यूं कहें कि इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में साधन की जो उत्पादकता होती है वो कम हो जाती है। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है यहाँ पर क्लियरली क्वेश्चन, यूपी यूएडीए और एलडीए यानी कि ग्लोबल डिविजनल असिस्टेंट करके जो भी पेपर है उसके बारे में भी पूछा गया है, तो प्री 1999 में भी पूछा गया है प्रश्न। हालांकि अब इसका उत्तर मुझे लगता है आप सब कर ले जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको मैंने यहाँ क्यों रखा, लगभग सभी ऑप्शन एक ही जैसे लग रहे हैं।
जल्दीबाजी में आप लोग इसको गलत कर सकते हैं, तो जरा ध्यान से पढ़िए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बात की जा रही है। हमें पता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब पता है सबको, है ना। तो यहाँ ध्यान लीजिए, जहां कृषि और उद्योग दोनों समान महत्व दिया जा रहा है, कृषि और उद्योग की तो बात ही नहीं हो सकती, ठीक है। जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अब ये मत समझ लेना कि बस यही तो पॉइंट सही है, अगला पढ़ लिया करो, हो सकता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है जानकारी और ज्यादा सटीक पॉइंट नीचे दिए रखा हो। जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। बिल्कुल नहीं, तो क्लियरली आपको ऑप्शन मिल गया बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भागीदारी होती है। बात समझ में आ गई। ये कमांड इकोनॉमी के तहत आ गया कि एक पर्टिकुलर एक संस्था है जो कमांड कर रही है उसको, तो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये दोनों ही कमांड करके कर रहे हैं, समान भागीदारी है और दोनों ही एक दूसरे के साथ परस्पर मिल करके चला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, निम्नलिखित में से किस तरीके की परिभाषा भारत के परिप्रेक्ष्य में या उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको अगर देखें तो सही लगती है। यह एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था है। अगर कृषि प्रधान देश है तो खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था कैसे हो सकती है। हालांकि मैं मान सकता हूं हमारे यहाँ कृषि जो है वो प्रकृति पर ज्यादा निर्भर है, वो बात मैं मान सकता हूं, लेकिन कृषि प्रधान है अगर हमारे यहाँ तो खाद्य की कमी होना एक थोड़ी पचती बात कम है। चलिए, इसके साथ साथ एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो पूंजी अधिक है तो कैपिटलिज्म, तो हमारे यहाँ कैपिटल इतनी अधिक मात्रा में होती तो आज हम भी विकसित थे। एक व्यापार आधिक्य वाली, तो अगर व्यापार कर रहा है तो मैं व्यापार बोल रहा है तो मैं ब्रॉडर कैटेगरी सोच करके चल रहा हूं कि आयात निर्यात भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो भी मैं इस तरीके से नहीं होगा। यहां मैं मान सकता हूं कि हमारे यहाँ जो है अभी भी देखा जाए तो तकनीकी रूप से हम पिछड़े हैं। हमारे पास श्रम आधारित, ठीक है, आधिक्य वाली जो है अर्थव्यवस्था है, तो हमारे पास श्रम की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा अधिक है, क्योंकि जनसंख्या के मात्रा पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो भी हम ज्यादा हैं। और दूसरा अगर हम देखें कि तकनीकी पिछड़ापन जो है, तकनीकी पिछड़ापन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक श्रम आधिक्य वाली। दूसरी चीज, कृषि प्रधान देश है और मौसमी बेरोजगारी होती है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम देखते हैं कि कृषि में एक तो मौसमी बेरोजगारी, तो खाली जो है जनसंख्या हमारे पास बैठी रहती है और फिर वो करते क्या है, उनका काम सिंपल सा इतना है, वो गांव बैठ जाएंगे, आराम से ताश निकाल लेंगे, गड्डी खेलेंगे बैठ के, है ना। तो कहने का तात्पर्य है, आप तो इसे नॉर्मली भी कर सकते हैं, हालांकि पॉइंट सारे सेम लगते हैं, तो इसलिए कई बार पीयर प्रेशर में, क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठे हो ध्यान नहीं लगता, जल्दी जल्दी अरे ये होगा इसका, बाद में लगता है यार ये गलती कर गई, थोड़ा पढ़ लिए होते हैं, है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है। नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर, नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर कौन सा है। इकोनॉमिकल फैक्टर वो सारा है जो आर्थिक आधार पर काम करते हैं, यानी आर्थिक अर्थ कमाना उनका उद्देश्य होता है, इतना समझिए आप। अर्थ का मतलब पैसा कमाना। यहां पर अनार्थिक तत्व कौन सा है, तो हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन, पूंजी संसाधन। सिंपल सी चीज है, अब इसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन, पूंजी संसाधन, सबको पता है आंसर। आरएएस और यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और आरटीएस में प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया क्लियरली। व्याख्या देख लें ए, क्यों, क्योंकि आर्थिक तत्व में कौन कौन से हैं। प्राकृतिक संसाधन, ये आपकी डिपेंड करता है कि आप आने वाले टाइम पर आपके यहाँ रिसोर्सेस की मात्रा कितनी है, ठीक है। इसके साथ ही साथ श्रम शक्ति और जनसंख्या का जो है भार कितना है, पूंजी निर्माण के कैसा है, तकनीकी और नवाचार कैसा है, पूंजी उत्पादन अनुपात कैसा है, संगठन कैसा है। वहीं अगर हम अनार्थिक तत्वों की बात करें जिनका प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं होता है आर्थिक विकास से, अप्रत्यक्ष रूप से असर जरूर डालते हैं, तो उसमें होता है सामाजिक घटक, धार्मिक, राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय, वैज्ञानिक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पर पढ़ने से पहले सिद्धि के बारे में जान लीजिए। सिद्धि एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जो आपके यूपी पीसीएस को टारगेट करने के लिए हमने बनाई थी, जिसमें हमने टोटल 10 टेस्ट करवाने थे। आपके टोटल 6 टेस्ट इसमें हो चुके हैं, 7वां टेस्ट इसका हो चुका है, यानी कि 6 ये हो गए, 7वां इसका सीसैट का एक हो चुका है, दूसरा सीसैट का टेस्ट इस वाले संडे को होने वाला है,
ठीक है, कौन सा संडे मैं आपको बता देता हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज आपकी डेट है जो है एक सेकेंड रुकिएगा भाई, आज की मैं डेट भूल गया। आज की डेट क्या है मैं देख के बताता हूं, है ना, इतने मशरूफ हैं। 23 तारीख है, तो ये आपका जो टेस्ट होने वाला है 28 तारीख को होने वाला है। ध्यान रखिएगा, इस बार आने वाले 28 तारीख के संडे को, 28 वाले संडे को ये वाला टेस्ट होने वाला है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया और अगर आप चाहते हैं पिछला टेस्ट भी सर मुझे मिल सकता है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी चीज ध्यान रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट है, तो आपको कोई पैसा नहीं देना है। इसमें आपको मेंटरशिप भी मिलती है, टेस्ट देने के बाद किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिए, इसलिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए। और याद रखो यार, आपने लगभग मान लो कि लगभग तैयारी पूरी कर ली है, एक टेस्ट देने में क्या दिक्कत जा रहा है। उस दिन मुख्य परीक्षा में देने से पहले छोटी छोटी कई परीक्षाएं दे लेते हैं। मान लो हो सकता है गलती हो ही सकती है, तो हमारे जो भी टेस्ट बन रहे हैं सिद्धि के तहत जो हमने करवाए हैं, वो जरूर एक बार देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सिद्धि के सारे टेस्ट का। और आपको मेंटरशिप्स के लिए भी हम डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना है, तो यहाँ पर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या एग्जाम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर 2 में हम बेसिकली देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ये घटना चक्र के ही सारे क्वेश्चन हैं जो मैम करवाती है, मैंने भी करवाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा चैप्टर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए चैप्टर 2 में नेशनल इनकम को लेकर के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेशनल इनकम को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं बता दूंगा आपको, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है टर्म, यानी कि एक ऐसा पद, राष्ट्रीय आय, जिसको नेशनल इनकम कहा जाता है, निरूपित करता है। तो राष्ट्रीय आय का तात्पर्य आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, आईएएस के प्री 2001 में क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है, आपको मुझे भी पता है कि लगभग सभी बच्चों को ये पता है, रटी रटाई डेफिनेशन होती है। बट यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां डेफिनेशन नहीं, यहां फॉर्मूले की बात कही गई है। यहां आपको फॉर्मूला लगाना है, यहां डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास घटाकर, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय जोड़कर, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी को जोड़कर, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय घटा करके। ले भाई, ये प्रॉब्लम होती है ना कि एक ही जैसी सब लग रही है। पहला वाला तो अगर मैं छोड़ दूं तो लास्ट के बी सी डी एक ही जैसे लग रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो हमारे लिए क्रिएट करते ही करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास घटाकर, अब ये प्रश्न आपको हल करना इसलिए आसान हो जाएगा भैया कि अगर आपने इस फॉर्म में चीजों को पढ़ा है, ऐसे एग्रीगेट बोलते हैं इनको, ठीक है, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स बोला जाता है इन्हें। तो इस फॉर्म में अगर आपने पढ़ा है तो आंसर आप आसानी से कर लेंगे। हालांकि मैं आंसर बता देता हूं, फिर ये चार्ट जो है आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज, बाजार कीमतों पर ये नहीं होगा। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटा करके विदेशों से प्राप्त निवल आयकर जोड़कर, ठीक है, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं है। थर्ड वाला पूरा कंप्लीट है, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो अप्रत्यक्ष करों की बात कही गई और इसके साथ ही साथ सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में बोला गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसको थोड़ा सा समझ लो। समझना क्या है, ध्यान से देखना। साधन लागत पर, क्योंकि मैंने कहा था ना अगर आपने एग्रीगेट्स वैल्यू नहीं पढ़ी है तो उसको आप समझना थोड़ा आपके लिए मुश्किल है, बट इसको ध्यान से समझ लो। ये स्ट्रक्चर नहीं समझ में आए अगर, तो अभी मैं इसको समझा देता हूं क्लियरली। ऐसे देखो, चलो बताता हूं, ठीक है, चलो इसके बारे में देख लो। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी में, जब आप पढ़ते हो तो अगर राष्ट्रीय आय पढ़ते हो तो उसमें पढ़ाया जाता है, जिसको कहा जाता है एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, राष्ट्रीय आय के समुच्चय कैसे समझें इसको, थोड़ा सा इसको समझने के लिए ध्यान रखिए। एक छोटी सी चीज पहले क्लियर कर देता हूं आपको। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी चीज को, किसी भी इकाई को मापने के लिए कुछ मेजरमेंट यूनिट है, जैसे अगर मैं कहूं कि किसी भार को नापना है तो आपके पास कहेंगे कि आप सर किलोग्राम है, ये है ना,
और ग्राम है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बता। दूरी को अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सेंटीमीटर है, मीटर है, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक उसी तरीके से ध्यान से सुनिएगा। तो अगर दूरी को मैं अगर बात करूं कि दूरी मापेंगे कैसे, मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक दूरी है, ठीक है, और इस दूरी को अगर मैं कहूं कि ये 5 किलोमीटर की दूरी है, तो आप कहोगे कि सर इसको मापने के लिए जो इकाई है ये एग्रीगेट है। याद रखिएगा, इसको नापने के लिए ये जो हमने वैल्यू यूज की, जो यूनिट यूज की, किलोमीटर, विच इज एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि इसका समुच्चय है, इसको प्रदर्शित करता है। बेसिकली इसको मापक के कई अलग आधार हैं। इसी तरीके से किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, हेक्टोमीटर हो गया, डेकामीटर हो गया, ठीक है ना, डेकामीटर हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें। लेकिन मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि भैया एक बात बताओ, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी, एक्चुअल दूरी, मुझे पता है कि एक्चुअल दूरी 5 किलोमीटर है, तो आप इसको कहोगे क्या कि सर आप एक काम करो ना, ऐसे मैं नहीं बता पाऊंगा, क्लियरली आप मुझे थोड़ा दूरी बता दीजिए। तो मैंने कहा कि यहां से लेकर के वहां तक की दूरी है, तो आप यहां पर बहुत से लोग मीटर का प्रयोग नहीं करते। बेसिकली 1 किलोमीटर के अंदर की जब डिस्टेंस होती है तो लोग कहते हैं इतने मीटर है, 800 मीटर है, या 900 मीटर है, 950 मीटर, और 950 जैसे टच करता है ना 800 के ऊपर, लोग कह देते हैं अरे लगभग 1 किलोमीटर। तो वहां पे भी आप सेंटीमीटर या डेकामीटर में क्यों नहीं बोल देते कि नहीं ये यहां से लेकर के इतने 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 डेकामीटर है? वो कहेगा पागल आदमी हो क्या भाई, सिंपल बोल देते कि 5 किलोमीटर है, अब इसको डेका में कन्वर्ट क्यों कर रहे हो? ठीक उसी तरीके से जैसे ये एग्रीगेट होते हैं और इनको आप बिल्कुल उसी आधार पर यूज करते हैं जिस तरीके से दूरी निर्भर करती है दूरी पर। जैसे अगर मैं पूछूं इस पेन की लंबाई, तो आप किलोमीटर में तो नहीं बोलेंगे इसको, है ना, आप बोल देंगे कि इतने सेंटीमीटर होगी ये पेन, ठीक है। इसी तरीके से नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए कुछ एग्रीगेट्स दिए गए हैं, ठीक है, कुछ एग्रीगेट है। नेशनल इनकम को भी अलग अलग तरीके से देखना है। तो एग्रीगेट जो बनते हैं वो कुछ ऐसे बनते हैं कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले बनता है जीडीपी, इसके बाद बनता है जीएनपी, फिर इसके बाद बनता है एनडीपी, ठीक है, इसके बाद बनता है एनएनपी, इसके बाद मतलब आप ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें, ये क्या हैं? ये एग्रीगेट्स हैं, ये भी एक मापक है, बात समझिएगा, राष्ट्रीय आय के। अब मैं आपसे कहूं कि ये 4 हैं, लेकिन ये 8 प्रकार के बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन 4 मापकों को 2 आधार पर मापा जाता है। एक होता है एमपी और एक होता है एफसी। एमपी स्टैंड फॉर मार्केट प्राइस, और एफसी स्टैंड फॉर, यानी इसका मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अगर मैं कहूं तो 8 प्रकार के हो गए या नहीं हो गए? कैसे कहेंगे आप? तो अगर यहां 4 थे और इसे मैं कहूं तो आप 8 प्रकार के ऐसे देखेंगे। जैसे जीडीपी है तो जीडीपी क्या हो गया? जीडीपी एट एमपी, छोटा सा लिखा जाता है। ठीक इसी तरीके से जीडीपी एट एफसी, क्लियर। तो 1 के 2 बनेंगे, टोटल 8 बनेंगे, क्लियर है। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को अगर आपको परिभाषित करना है, परिभाषा नहीं सूत्र के आधार पर, तो कैसे करेंगे? अब याद रखिएगा, जब राष्ट्रीय आय की बात कही जाती है, यानी कि नेशनल इनकम की बात कही जाती है, तो नेशनल इनकम का मतलब होता है, ये आपसे पूछना चाहता है एनएनपी, क्योंकि इसमें फर्स्ट फैक्टर भी नेट हो गया, शुद्ध है, दूसरा भी शुद्ध है, और पी फॉर प्रोडक्ट या पी फॉर आई, एनएनपी और एनएनआई, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इनकम लिखें या प्रोडक्ट लिखें, बात एक है, ठीक है। तो अब आपसे मैंने अगर प्रश्न पूछा कि ये पूछना चाह रहा है नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम किस वैल्यू, किस आधार पर, फैक्टर कॉस्ट पर या एमपी पर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी मैं आपसे पूछूं कि नेशनल इनकम, तो आप कहेंगे कि एनएनपी, या कोई भी आपसे पूछे तो एनएनपी एट एफसी को हम नेशनल इनकम कंसिडर कर रहे हैं, यानी फैक्टर कॉस्ट पर नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वही मेरी राष्ट्रीय आय है। बात समझ में आ गई? अब अगर आपने राष्ट्रीय आय पढ़ा होगा, तो राष्ट्रीय आय जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कन्वर्जन ऑफ टॉपिक्स पढ़ाया जाता है, यानी एक एग्रीगेट को दूसरे में कैसे बदला जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जीडीपी दे रखा है, आपको जीडीपी दे रखा है, एग्रीगेट्स को बदलने का तरीका एक छोटा सा माइंड मैप कर लो ताकि याद रहे। जब भी कभी एग्रीगेट दे रखे हो तुम्हारे सामने, तो तुमको करना क्या है? जैसे एग्रीगेट दे रखा है जी, डी और पी,
और इनका मतलब आपको पता है, इसलिए मैं मतलब लिख देता हूं, खैर छोटा सा, ताकि आपको पता रहे कि जी का मतलब क्या है। जी का मतलब यहां पर है ग्रॉस, इसको बोलते हैं सकल। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ग्रॉस मैंने लिख दिया और ग्रॉस के ब्रैकेट में लिख दिया सकल। इसका मतलब होता है डोमेस्टिक, और ये होता है घरेलू, है ना। और ये होता है प्रोडक्ट, इसको कहते हो प्रोडक्ट या इसको कहते हो उत्पाद, और उत्पाद को हम इनकम भी लिख सकते हैं, यहां आई भी लिख सकता हूं मैं स्लैश लगा करके, आई भी, और इसको बोलते हो उत्पाद या आय। ठीक है, अब अगर आप कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट पढ़ते हैं तो कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट में अगर आप देखें तो भाई साहब ये पी कभी नहीं बदलता, सबके लास्ट में पी लगे रहते हैं। अगर आप देखोगे तो सबके लास्ट में पी लगा रहता है, चाहे वो जीएनपी हो, एनएनपी हो, एनडीपी हो, एनएनपी एट एफसी हो, फलाना कुछ भी हो, पी लगा रहेगा, यानी कि पी नहीं चेंज हो रहा है। चेंज कौन से फैक्टर हो रहे हैं? चेंज ये दोनों फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है, तो अब कन्वर्जन अगर आपको सीखना है तो ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई चीज सकल होती है तो इसका मतलब वो शुद्ध नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे अगर आप देखें सकल लाभ, शुद्ध लाभ, सकल का क्या है? सकल वो चीज है जिसमें सब कुछ मिला हुआ है, अभी उसमें से कुछ भी अशुद्धियों को बाहर नहीं निकाला गया। बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा कि जब कभी ग्रॉस को चेंज करना हो, यानी कि सकल को बदलना हो शुद्ध में, ठीक है, तो चाय बनाई हमने, चाय में चीनी, चाय पत्ती, दूध सब डाला, अब चाय पत्ती हम चाहते हैं अलग हो जाए, शुद्ध चाय मिल जाए, तो छन्नी लगाते हो ना, और वो छन्नी लगाते इसलिए हो ताकि चाय पत्ती अलग हो जाए। तो वो चाय पत्ती क्या है? वही एक अशुद्ध जो है, अशुद्धि जो है वही है आपके लिए, क्योंकि वो चाय पीने में आपको दिक्कत करेगी। ऐसे ही जब हमें ग्रॉस इनकम दे रखी हो, हमें शुद्ध या निवल जिसको बोलते हैं आप, अगर हमें वो एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम सिंपल सा क्या करेंगे? फंडा याद रखिएगा कि जब भी कोई इकोनॉमी अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, यहां पर एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, मैं ये मानकर चल रहा हूं जीडीपी यूडीपी की डेफिनेशन मतलब आपको पता है। ठीक है, नेशनल इनकम कब जनरेट होती है? जब हम सेवाएं उत्पादों को बेचते हैं, या मैं सेवा बेच रहा हूं या मैं उत्पाद बना करके बेच रहा हूं, तभी होगी। याद रखिए कि जब मैं कोई उत्पाद बनाता हूं, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करता हूं, उसके लिए मुझे कुछ मशीनरी की जरूरत पड़ती है। उस मशीनरी को हम बेसिकली क्या करते हैं? अस्थाई मात्रा में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताता हूं, मुझे आपको पढ़ाना है तो ये बोर्ड मैंने परचेज किया होगा, अब ये मेरे लिए अस्थाई संपत्ति है, ये लॉन्ग टर्म तक चलेगी मेरे आपके बीच में। ठीक है, मेरे को पढ़ाने के लिए, हालांकि जब मैंने इसको लिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल इसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए है, मान लो 1 लाख रुपए का मैंने ये लिया, अब हर साल इसको पढ़ा रहा हूं, तो इसका जो ये सरफेस है ना भैया, ये घिस रहा है, दिन ब दिन इसकी वैल्यू डाउन हो रही है, और मुझे शुद्ध चीज चाहिए, वो सब कुछ नहीं चाहिए। तो मैं करूंगा क्या? जब मुझे ग्रॉस कोई भी चीज दे रखी हो, चाहे जीडीपी दे रखा हो, जी से स्टार्ट हो, जीडीपी, तो जी यानी कि ग्रॉस, और मुझे उसको शुद्ध में बनाना है, यानी कि मुझे अगर कन्वर्ट करने को बोल दिया जाए कि भैया इसको नेट में कन्वर्ट करो, इसको शुद्ध में बदलो, शुद्ध में बदलो या निवल में बदलो, तो क्या करूंगा मैंने आय को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी अपनी मशीनरी लगाई थी, जितना मैंने मशीनरी लगाई, जो वो घिसी उस प्रोडक्ट को बनाने में, जो भी मैंने अपनी वो लगाई, अब ये जो मशीनरी है ये मेरे लिए क्या है? फिक्स कैपिटल है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि साहब मुझे एक काम करना है, मैं माइनस कर देता हूं डेप्रिसिएशन, इसको बोलते हो ह्रास, कुछ लोग मूल्य ह्रास कहते हैं, ह्रास बोलते हैं। याद रखिएगा, जब मुझे ग्रॉस से नेट में जाना होगा तो छन्नी लगाऊंगा। मान लेते हैं ये पेन मैंने बनाई, ठीक है, अब इस पेन को बनाने के बाद अगर मैं कहूं कि नहीं, मैंने इस पेन को बनाने में 10 रुपए खर्चे किए थे, 5 रुपए प्लास्टिक पे, 5 रुपए आगे की निब और पीछे का ये जो है इरेजर, ये बनाने में 10 रुपए लगे, तो मुझे सिंपल सी बात ये दिक्कत रहती है कि आपने कहा सर आपको 10 रुपए बस लगे, तो मैं कहूँगा हाँ मुझे 10 रुपए लगे। वो कहेंगे नहीं, इस पेन को बनाने में इसका ढांचा वांचा, प्लास्टिक को उस ढांचे में रखने के लिए जो मशीन यूज़ किए थे, उस मशीन को चलते चलते उसकी वैल्यू, उसकी आयु घट रही है अब, तो उसकी वैल्यू भी कम होगी। मान लेते हैं इस पर्टिकुलर इस पेन को बनाने के लिए 1 रुपए की मशीनरी घिस गई, 1 रुपए वैल्यू उसकी दाम में कम हो गए, तो अगर मैं कहूँ मैंने 10 रुपए खर्चे किए, तो 10 नहीं खर्चे किए, मैंने 11 रुपए खर्चे किए।
इसलिए हम डेप्रिसिएशन को भी माइनस करते हैं ग्रॉस से। जब मैंने टोटल इनकम ले ली तो मुझे ये नहीं देखना है कि मैंने इतना कमाया, नहीं, शुद्ध रूप में आपने मशीनरी भी तो आपकी घिसी तो उसका पैसा निकालो, अलग करो, तब शुद्ध चीजें आई आपके लिए। तो डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन की जगह पे ये भी दे सकता है, याद रखिएगा। डेप्रिसिएशन यानी आपको क्लियरली हरास बोला गया, या फिर आपसे कह सकता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्या बोलेगा? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, विच इज ऑल्सो इसका मीनिंग है कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब मैंने कहा था ये डिजिटल बोर्ड मैंने खरीदा, ये मेरे लिए फिक्स कैपिटल है ना, लेकिन अब इसका मैंने कंज्यूम किया ना। अब आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कितनी क्लासेस इस पे होते हैं, लोग इसको खूब घिस रहे हैं, इसकी जो सरफेस है यहाँ पर, ये जो स्क्रीन है घिस रही है धीरे धीरे, तो ये मैंने कंजम्पशन किया ना इसका। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब अस्थाई संपत्तियों का उपभोग कहीं लिखा हो तो समझ जाइएगा कि वो डेप्रिसिएशन है। अब पीछे हरास लिखा हुआ था क्वेश्चन में, अगर आप देखें तो हरास लिखा हुआ था, वहां पे अगर लिख देता कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और आपको नहीं पता होता तो आपको लगता वहां तो हरास माइनस किए थे, यहाँ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्यों? ठीक है, तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना है, छन्नी लगानी है। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि मैंने नेट है मेरे पास, ग्रॉस पता करना है, उल्टा कर दीजिए, अगर मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है तो मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया। अब इसी का जस्ट उल्टा मैं कर रहा हूं, अगर मुझे मान लीजिए अगर मुझे नेट है मेरे पास यानी कि शुद्ध आय दे रखी है और उसे सकल आय में परिवर्तित करना है यानी कि ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन या फिक्स कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ऐड कर दूंगा। ये एग्रीगेट बदलना सीख गए आप, बात समझ में आ गई? ये मैं यही कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे रहा हूं क्योंकि नेशनल इनकम एग्रीगेट और इनसे रिलेटेड फॉर्मूले में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, तो इस लोग इतना आप फोटो खींच लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके इसकी क्लियर इमेज ले लीजिएगा। ठीक है, मिटाता हूं, आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैंने आपको ये सिखा दिया कि जब कभी आपको कहीं दे रखा हो जी, इसको मान लीजिए GDP, ज्यादा चर्चे में यही रहता है, तो जी को आप कन्वर्ट करते हैं एन में। अब मैं डी को कन्वर्ट करना सिखाऊंगा क्योंकि पी तो चेंज नहीं होता, तो डी किस में चेंज होता है? एन में, ये भी एन में ही चेंज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी एन में चेंज होता है। अब यहां पर डी का मतलब डोमेस्टिक होता है, घरेलू, और ये कहता है नेशनल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मुझे बात करनी है डोमेस्टिक की, यहां समझाता हूं। मान लीजिए डोमेस्टिक दे रहा है, या यूं कहें जीडीपी को एनएनपी पे कन्वर्ट करना है, तो डोमेस्टिक यानी घरेलू, क्लियर है? और मुझे कहा जा रहा है डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है क्योंकि एनएनपी एट एफसी को ही क्या कहा जाता है? एनएनपी एट एफसी को कहा जाता है नेशनल इनकम। और मैं एग्जांपल क्या, मैं यही क्वेश्चन ही बना दे रहा हूं। एनएनपी एट एमपी दिया है, एनएनपी एट एफसी पे जाना है, कन्वर्ट करके दिखाना है। डोमेस्टिक है, मुझे नेशनल में जाना है, मुझे नेशनल में जाना है, राष्ट्रीय बनाना है, इसको राष्ट्रीय स्तर का बनाना है ताकि कंपैरिजन कर सकूं। ठीक है, चलो अब मान लेते हैं मैंने डोमेस्टिक था, नेशनल में मुझे जाना है। डोमेस्टिक में बेसिकली हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर की चीजों को हमने काउंट किया था, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि सिर्फ हमारे देश के नागरिक हमारी ही टेरिटरी के अंदर, भारत की सीमा के अंदर ही बैठ करके काम कर रहे हों। बहुत सारे लोग भारत के अंदर, हमारे देश के नागरिक भारत के बाहर जाकर के काम करते हैं, बहुत सारे विदेशी भारत के अंदर आकर के काम करते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करें? ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों को समझने के यहां पर काम आता है, याद रखना। इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो ध्यान रखना, इसके लिए आपको चाहिए शुद्ध राष्ट्रीय आय जो विदेशों से हमने प्राप्त की, शुद्ध विदेशी आय। ठीक है, नेट फॉरेन इनकम निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना। इसमें NFIA, NFIA का मतलब क्या होता है, यहां पर लिख दे रहा हूं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब यहां पर भी नेट बोला है तो इसका मतलब इसको नेट निकालना पड़ेगा, तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब x माइनस एम। x का मतलब होता है निर्यात, एक्सपोर्ट, m का मतलब आयात, इंपोर्ट। या इसको दूसरे लैंग्वेज में ये भी कहा जा सकता है, याद रखिएगा, इसके लिए इसको निकालने के लिए आपको x माइनस एम करना है, या फिर आपको
या फिर आपको याद रखना है फीफा, फीफा वाला गेम वाला फीफा माइनस फीटा। हिंदी मीडियम के लोग कैसे याद रखेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर मतलब साधन, उत्पादन के 4 साधन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, पूंजी और लैंड हो गया, आपकी भूमि हो गई, लेबर हो गया, आपका मजदूर हो गया जिसको आप बोलते हो ना, श्रम जिसको आप कहोगे, लैंड लेबर, कैपिटल आपकी पूंजी हो गई, एंटरप्रेन्योर साहसी हो गया। उन 4 फैक्टर्स की ही बात हो रही है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि फैक्टर को इनकम फ्रॉम मतलब से, अब्रॉड मतलब विदेश से प्राप्त हुई। इसका मतलब हमने क्या किया? निर्यात किया है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को इनकम प्राप्त हुई। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये टू और फ्रॉम, टू मतलब हमारा फैक्टर को इनकम प्राप्त हुई, मतलब वो यहां नहीं है, वहां बैठा है, यानी कि इंपोर्ट किए। तो जब हम सामान मंगाते हैं तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, उसको इनकम मिलती है। जब हम सामान बेचते हैं तो इनकम हमें होती है। एक्स माइनस एम कर लिया, एक्स माइनस एम यानी डोमेस्टिक है तो हमें उसको नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो एक्स NFIA आपको क्या करना है? प्लस करना है। बात समझ में आ गई? उल्टा लाना है नेशनल से डोमेस्टिक, NFIA माइनस कर दीजिए। कोई दिक्कत इसमें हो तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करना। अब बात आती है कि सर आपने जी, कि भैया हमने जो जी था ये हमें दिया गया था, हमको कन्वर्ट करना था एन में, ग्रॉस को नेशनल ले जाने के लिए डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल ले जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शुद्ध साधन की शुद्ध कारक आय विदेश से प्राप्त, और पी तो कन्वर्ट नहीं होता, तो पी तो हमने ऐसे एज इट इज रख लिया। अब एमपी था साहब, एफसी ले जाना है ताकि हमें नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय इसी को बोला जाता है। तो इसको कैसे हम समझेंगे? चलो इसको भी समझा देते हैं। सो बेसिकली अगर आपको समझना है कि मार्केट प्राइस बनता कैसे है, मार्केट प्राइस कैसे बनेगा, इसको समझाने के लिए आपको मैं समझाता हूं ऐसे। अब आपको ये याद रहेगा, हमेशा कन्वर्जन याद रहेगा, तो ऐसे कभी भी आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए आपके कि फॉर्मूले के आधार पर इनका चयन करना है, तो आप नहीं भूलेंगे। मान लीजिए ये मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये मेरी एक फैक्ट्री है, इसमें मैं कुछ अपने सामान बनाता हूं, ठीक है, इसमें कुछ अपने सामान बनाता हूं, और ये मेरा एक वेयरहाउस है, एक छोटा सा वेयरहाउस है, ठीक है, स्टोर रूम है मेरा, इसमें मैं अपने सामान को बना करके रख लेता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने सामान बनाया, अपने वेयरहाउस में, स्टोर रूम में अपने ट्रांसफर कर लिया सामान। यहां पर एक मेरे पास की एक मार्केट है, ठीक है, इसको ऐसे समझिएगा कि एक मार्केट है मेरे पास, ये मार्केट है, मान लो ये क्या है, हजरतगंज है। गंजिंग करने गया था मैं, क्या करने गया था? गंजिंग करने गया था। अब यहां पर मैंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को यहां पर ट्रांसफर करके रख लिया। अभी ये मेरी मिल के फाटक से बाहर नहीं निकले हैं, अभी इसमें अगर मैं कहूं, और ये जो वस्तु मैंने बनाई उस वस्तु का नाम था एक्स। अब इस वस्तु का नाम एक्स है, और इसको बनाने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो 4 साधन लगे थे, क्योंकि इनके बिना उत्पादन संभव नहीं है। उन 4 साधनों को जो भी मैंने पैसा पेड किया होगा वही इसकी कॉस्ट होगी। अब अगर मान लेते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सबको पैसा देने के बाद मेरे को इस 10 रुपए की वस्तु पड़ा। अब मैंने क्या किया, एक रोड है जो मेरी फैक्ट्री से निकलती है, और इस फैक्ट्री से निकलते समय रोड आकर के मार्केट में जाती है। यहां पर मैंने ठेलिया में अपना सामान रखा, ठेलिया समझते हैं ना, अरे उत्तर प्रदेश से अगर देख रहे होंगे तो ठेलिया समझते हैं, ठीक है। ठेलिया पे सामान लादा हमने, अपने सामान को ठेलिया में लादा, और मैंने कहा जाओ मार्केट में बेच के आओ। मार्केट में हमारी ठेलिया चलने लगी। यहां भाई साहब एक बैरिकेटिंग लगी हुई थी, यहां कौन बैठी है? गवर्नमेंट बैठी है। ठेलिया हमारी जाने लगी, ठेलिया को रोक लिया गया, बोला थंबा थंबा। कहाँ भैया? कहीं सामान रखे हैं साहब, पेन रखे हैं, 10 रुपए की एक पेन बनी है, बेचने जा रहे हैं। कहने ऐसे कैसे बेचने जा रहे हो? कहीं क्यों? कहीं नहीं, ऐसे तो बेच ही नहीं सकते। कहीं क्यों नहीं बेच सकते? कहीं ऐसे कैसे बेच लोगे यार, तुम सरकार को पास कर लोगे, तुमको देना पड़ेगा गब्बर सिंह टैक्स। तो कहीं अच्छा गब्बर सिंह टैक्स, तो कहीं हाँ, कहीं कितनी पेन है? कहीं 10 पेन है। कितने की एक पेन है? कहीं 10 रुपए की एक पेन है। कहीं 1 रुपया GST दे दो पर पेन के हिसाब से। तो क्या किए? GST दे दिए, GST 1 रुपया दिए। तो यहां पर हमने 10 रुपए की पेन ली थी। अब मार्केट में चूंकि 10 रुपए की पेन है और 10 रुपए में एक GST
और जीएसटी ऐड हो गया तो कितने की पेन बन गई? 11 रुपए की। अब ये हम 11 रुपए में मार्केट में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? कुछ लोगों की बुद्धि चल रही होगी, प्रॉफिट हुआ कौन ऐड करेगा गुरुदेव? तो आपको पता होना चाहिए कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर 4 साधन होते हैं। लैंड को मिलती है रेंट, लेबर को मिलता है वेज, कैपिटल पे मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऐड है, ठीक है। 11 रुपए का हमको बेचना पड़ेगा। आप कहोगे 11 रुपए क्यों? आपने दिया है। तो भाई ये जो जीएसटी है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिस पर लगता है वो उसको आगे ट्रांसफर कर सकता है। तो यहां भाई साहब मेरी फैक्ट्री ने 1 रुपया टैक्स दिया 10 का सामान, अब मैं 11 रुपए में एक पेन बेच दूंगा। यहां इतना लंबा खींच रहा हूं एक क्वेश्चन को ताकि इस तरह के आने वाले कोई क्वेश्चन तुमसे गलत ना हो। तो अब मैंने आपसे पूछा कि 11 रुपए का यहां मैंने बेच दिया इसको। अब 11 रुपए में ये जो 1 रुपए का टैक्स था ये मैंने दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। दिस इज द फेनोमेना बिहाइंड द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच में अंतर यही है कि जहां लगा वहीं देना पड़ गया तो प्रत्यक्ष, अगर टाल ले गए तो अप्रत्यक्ष। अब कस्टमर को 11 रुपए दे दिया, बात समझ में आ गई। तो आप मुझे बताइए कि जब मेरे वेयरहाउस में यहां सामान रखा हुआ था तो 4 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 4 फैक्टर होते हैं। एक हो गया लैंड, एक हो गया लेबर, एक हो गया कैपिटल, एक हो गया एंटरप्रेन्योर। और इन्हीं 4 फैक्टर्स को क्या बोला जाता है? उत्पादन के साधन। फैक्टर का मतलब क्या होता है? साधन। तो यही फैक्टर इनकम है। यानी कि यहां पर रखा गया माल एफसी पर दिखाया जा रहा है और यहां पर रखा गया माल एमपी पर दिखाया जा रहा है। डिफरेंस क्या आता है? फैक्टर कॉस्ट को जब मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट करना होता है, मिटा रहा हूं इसको, वो ले लेना। यानी कि जब फैक्टर कॉस्ट रहती है तो वो इनिशियल है, जब हम इसको लेके जाते हैं और इसमें आईटी ऐड हो जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाता है, तो ये मार्केट में पहुंच जाता है और इसे कहते हैं मार्केट प्राइस। अब समझ में आ गया कि जब आपसे कहा जाए कि एमपी और एफसी का क्या मतलब है, तो मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, अभी नेट है। याद रखना हर चीज नेट लेनी है ना। जैसे एनएफआईए ले रहे थे तो नेट लिया, अब इसमें भी नेट है। अब आप कहोगे इसमें क्या नेट हो गया? तो भैया एक बात समझो, जब मेरी फैक्ट्री में गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे थे तो गवर्नमेंट ने भी मुझे कई चीजों पर सब्सिडी प्रोवाइड की थी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने मुझे जीएसटी के तौर पर 1 रुपया चार्ज किया और वहीं जब मैं उस पेन को बना रहा था तो उसमें किसी चीज को लेकर के, चाहे वो डीजल पेट्रोल डीजल को लेकर के या किसी चीज को लेकर के, मान लीजिए उसने सब्सिडी दी थी कि भैया ठीक है तुम काम कर रहे हो तुम्हें सब्सिडी मिलेगी। अब सब्सिडी के तौर पर 50 पैसा मुझे सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट। तो भाई एक बात बताओ, लेन देन अगर शुद्ध पता करना है तो ऐसा थोड़ी कहेंगे कि 1 रुपया दिया था वो जोड़ लिए, 50 पैसे जो गवर्नमेंट से तुम लिए थे वो कैसे नहीं छोड़ दिए। तो आपको शुद्ध, आपको क्या निकालना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है, विच इज एनआईटी। तो एनआईटी का फॉर्मूला क्या होगा? अब एनआईटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखो। एनआईटी निकालने के लिए सिंपल सा क्या करोगे? एनआईटी निकालने के लिए आप कहोगे कि सर आईटी जो मैंने पेड किया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर लूंगा तो मुझे एनआईटी मिल जाएगा। और जैसे ही मैं एनआईटी को पा गया तो मैं फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए एनआईटी प्लस कर लूंगा, ठीक है। और जैसे ही फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में ले जाना होगा एनआईटी माइनस कर दूंगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो मैंने आपको समझा दिया, ये तीनों फंडा एक जगह नोट कर लेना, कभी क्वेश्चंस नहीं गलत होंगे इससे।